सामाजिक सरोकारों की बात सिर्फ और नमस्कार। 11 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं सैयद सलमान और मेरे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं, अर्थ विशेषज्ञ हैं, जो आज बात करेंगे देश भर में फैली रुपयों की गिरती स्थिति पर बात करने के लिए। आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ हैं ओनाली रूपानी जी। ओनाली रूपानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भरत पुरोहित जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे संतोष श्रेय जी, जो अर्थशास्त्री हैं। अर्थ विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्तर पर। इसे बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक स्तर पर रुपया गिरा हुआ है, लगभग 64 रुपये डॉलर के मुकाबले। ये स्थिति है भारत में रुपए की गिरती स्थिति पर। भरत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या जिस तरह से पहली बात, आवाम को, जनता को ये पूरी तरह से पता नहीं है कि रुपयों की स्थिति किस तरह से आंकी जाती है, ये रुपया होता क्या है, डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत कैसे आंकी जाती है। अव्वल तो ये बता दें ताकि हमारे जानकारों को ये पता चल सके, हमारे दर्शकों को ये पता चल सके। अच्छा, पहली बात तो ये है, हमारे जो रुपया जो है तो डॉलर के इसमें जब इंटरनेशनल कोई बिल पेमेंट करना होता है तो डॉलर के इसमें नापा जाता है कि इंटरनेशनल करेंसी जो वो डॉलर में है, और अपना जो मेन इंपोर्ट जो है वो ऑयल का, वो डॉलर में है इंटरनेशनल करेंसी की वजह से। और जब रुपया निचले स्तर पर जाता है तो डॉलर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और वो ऑयल बिल के ऊपर अपना सब संतुलन खो बैठते हैं हम लोग, और ऑयल जो है वो महंगा हो जाता है। तो उसमें जो रुपये का जो गिरना है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये रहता है, मुकम्मल रहता है। लेकिन मेन बात जो है इम्पोर्ट अगर ज़्यादा होने के कारण, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो विदेशी वित्त संस्था जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर पैसा निकालना चालू करे तो फिर वो रुपये की गिरावट होनी शुरू हो जाती है। रुपयों की गिरावट शुरू होने के पीछे कई कारण होते हैं। क्रूड ऑयल उसका महत्वपूर्ण अंश है, और डॉलर के मुकाबले अगर रुपया इस कदर गिरता है तो लोगों में चिंता की बात हो जाती है। किसी दौर में कहा जाता है कि आज़ादी के वक्त रुपया और डॉलर एक बराबर हुआ करता था। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस देश के लिए आज की स्थिति में अगर 64 रुपये तक पहुंच गया है डॉलर, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। ऐसे में तब जबकि प्रधानमंत्री इस देश के अर्थशास्त्री हों। ओनाली जी, ये स्थिति अगर देश में हो कि 64 रुपये तक चला जाए, आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़े, किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, तब जाकर 63 रुपये और कुछ 63 पॉइंट कुछ होता है। ऐसी स्थिति में इस देश को क्या क्या कहा जाए, कहाँ चूक हो रही है हमारी अर्थशास्त्र में, हमारी आर्थिक नीतियों में, कहाँ ऐसा मामला आ रहा है कि हम इतने नीचे तक आ गए हैं। सलमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आज बुलाया स्टूडियो में। बहुत ही मुद्दे की बात है कि रुपया की जो गिरावट है वो क्यों हो रही है, और आपने बहुत सही कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इतने अच्छे विशेषज्ञ होने, फाइनेंस को उनकी इतनी अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी आज देश की ये हालत है। तो इसमें जो टिप्पणी मैं करना चाहूँगा वो ये है कि वो इस बार उनको दो जामे पहनाए जा सकते थे, एक अर्थशास्त्री के और एक पॉलिटिशियन के। मुझे लगता है उन्होंने पॉलिटिशियन का जामा पहन लिया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था जो है, जो डामाडोल स्थिति में आ गई है, ये डेफिनेटली कंट्रोल की जा सकती थी। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। अगर आपकी देश की फिस्कल डेफिसिट खराब होती है, अगर आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और आमदनी कमती होती है, उससे आपकी फिस्कल डेफिसिट वाइडन होती है, और जैसे ये फिस्कल डेफिसिट वाइडन होती है, आपका जो डॉलर के कंपैरिजन में जो करेंसी होती है वो वीक हो जाती है। इस वीकनेस जो है ये लास्ट 3 साल में बहुत भयंकर देखी गई है, क्योंकि 40 रुपीज़ से ये 64 रुपीज़ तक इसने इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट किया है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, और ये मिरर इमेज है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की। दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू से। सरकार की पूरी इमेज ही इस पूरे मामले पर
उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार चाहती क्या है, सरकार करना क्या चाहती है। ओनाली जी का बहुत ही सटीक टिप्पणी थी कि प्रधानमंत्री को चुनना था दो रूपों में से एक, या तो वो बेहतर अर्थशास्त्री बनते या तो बेहतर राजनेता। और उन्होंने जो जामा पहना वो राजनेता का पहना, क्योंकि चुनावी वर्ष है। लेकिन चुनावी वर्ष का खामियाजा अगर जनता को भुगतना पड़े तो जवाबदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। और सरकार के विरोध में बैठे हुए विपक्षी दल भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हो गई है सरकार पर नकेल कसने में। हमारे साथ अर्थशास्त्र के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, हमारे साथ संतोष श्रेय जी भी जुड़े हैं। संतोष जी आप बताएं कि क्या कारण मानते हैं रुपये की इस कदर गिरावट के लिए? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्यों ऐसी स्थितियां बनी कि रुपया डॉलर के मुकाबले 64 उसकी कीमत 64 रुपए तक चली गई डॉलर की रुपए के मुकाबले? Basically, it's a fundamental level of economics where the demand for dollar is increasing due to increase in imports of gold and crude oils. The importer need to make the payment and they are demanding more of dollars. And second and most vital important reason is foreign institutional investors have pulled back their foreign currencies. You can say around $7.5 billion, and foreign FDI projects you can say about POSCOs and ArcelorMittal's around 30,000 crores and 50,000 crores from Bangalore project and from Odisha project has been already pulled down because of political instability of the state government. जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। Yes. संतोष जी ये इसी पर बात कर रहे थे ओनाली जी। ओनाली जी अगर इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन हो जहां पर देश चलाने वाले लोग तय ही नहीं कर पा रहे हो कि सरकार की अर्थनीति ठीक से क्या होगी, किस तरह से विदेशी निवेश आएगा, विदेशी निवेश पर कितना कंट्रोल होगा, प्रति रुपए का कहाँ तक इस्तेमाल होगा और उस रुपए का टुकड़ा टुकड़ा किस तरह से किया जाए, जो आम जनता की भाषा में अगर इसे हम कहें, बहुत ही तकनीकी शब्दों में न जाए, जनता जानना चाहेगी कि आखिर हो क्या रहा है। जब भी वो सुनती है कि रुपया एक हमारे $1 के मुकाबले हमारे 30 रुपये, हमारे 40 रुपये, हमारे 45 रुपये, हमारे 50 रुपये, अभी हाल तक 45-50 सुना जा रहा था, और जब 64 रुपये सुनते हैं तो जनता को भी लगता है कि कहीं ना कहीं रुपये नहीं गिरा है बल्कि देश की साख भी गिरी है। अनाली जी समझ आपने बहुत सही फरमाया। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी मॉडल को और ज़्यादा महत्व दिया है, मेरे हिसाब से ये जो सब्सिडी प्रोवाइड करने का जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही लीकेज बेस्ड प्रोग्राम है। हमने देखा है कि पेट्रोल में सब्सिडी दी जाती है, डीजल में सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दी जाती है, और अब फूड सब्सिडी भी दी जाएगी। जब जब ये फूड सब्सिडी की बात आना शुरू हो जाती है तो जो अर्थव्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट होती है, वो कंप्लीटली शेकन हो जाती है। ऑलरेडी हमारी डेफिसिट 5% है, अब एडिशनल 50-60 हज़ार करोड़ हमको फूड सिक्योरिटी बिल के लिए रखना पड़ेगा। तो ये 50-60 हज़ार करोड़ कहाँ से आएगा? वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम? जैसे जैसे ये डेफिसिट बढ़ती जाती है वैसे वैसे रुपया कमज़ोर होते जाता है। हमको ये सोचना है कि कैसे हम सब्सिडी कम करें और कैसे हम हमारा टैक्स कलेक्शन बेटर हो, और फिर उस बेसिस के ऊपर हम उस पैसे को सही से इस्तेमाल किया जाए। मेरे इसमें विचार ऐसे हैं कि जब तक सब्सिडी दी जाएगी ये प्योरली वोट परचेज करने का मैकेनिज्म है कि टैक्स पेयर के पैसे से आप गरीबों के नाम में पैसा बांटते हैं। आप अगर प्रोग्राम देखें, अगर गरीबों में आप ऐसे पैसा बांटोगे तो क्या उसका रिजल्ट होने वाला है? क्या इस पैसे से डेफिनेटली पॉवर्टी खत्म होने वाली है? क्या इस देश का भला होने वाला है? ये बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है। जब भी पॉवर्टी पे कोई बात कहता है तो लोग कहते हैं आप एंटी पॉवर्टी स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ एंटी पॉवर्टी स्टैंड ना लेके लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या इससे सच्ची में गरीब आदमी का भला होने वाला है? किसी गरीब के हाथ में सिक्का दे देने से, किसी गरीब आदमी के हाथ में रुपया डाल देने से, किसी गरीब आदमी के आर्थिक, चूंकि ये देश गरीब बहुल क्षेत्र है, देश है, इसमें गरीबी ज़्यादा है, क्या उनके हाथों में चंद सिक्के डाल देने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है अनाली जी, या उनके हाथ को रोजगार देने से काम बेहतर हो सकता है? एक तरफ रोजगार हो और दूसरी तरफ सिर्फ चंद सिक्के उनके हाथों में डाले जाते हो, दोनों में क्या बेहतर स्थिति होगी? सलमान साहब आपने सही फरमाया।
इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू गिव अ फिश टू समवन यू विल फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच हिम फिशिंग यू विल फीड हिम फॉर हिज लाइफ टाइम। मेरे हिसाब से यहाँ पे जॉब क्रिएशन ही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ना कि लोगों को फूड सब्सिडी दी जाए या कोई भी फॉर्मेट की किसी को भी कोई भी सब्सिडी दी जाए। अगर आपको देना है तो जॉब क्रिएशन के लिए मेहनत कीजिए। जब तक आप जॉब क्रिएशन के लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी बेटर नहीं होगी। जी, एक तो सब्सिडी का मामला था, दूसरी तरफ आर्थिक मदद का मामला है। गरीबों के आर्थिक मदद के नाम पर राजनीति जब होती है तो राजनेताओं से लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं और जनता में भी ये संदेश जाता है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो सरकार तो हमें आर्थिक मदद देने के लिए तैयार बैठी है। जब तक उन्हें रोजी रोजगार के अवसर नहीं मुहैया कराए जाएंगे तब तक इस स्थिति से निपटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ज़रूर आसान तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन ऐसी स्थिति अगर बनती रही, भरत जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी ही स्थिति रही तो आखिर ये रुपया अपने किस स्तर तक जा सकता है और इसका आम जनता पर क्या परिणाम होगा? रुपए की तो अभी बात कर रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारे प्रेडिक्शन चल रहे हैं कि 70 रुपये तक जा सकता है। जब 50 रुपीज़ था तभी 60 का था, 65 का था, अभी 70 रुपये का जाने तक जा सकता है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग ये विचार करें कि उसके ऊपर 70 रुपये के ऊपर जाए या ना जाए, हम लोग उसके ऊपर ध्यान मत दें। अगर इन्वेस्टर को मैं ये बोल सकता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करें। और इसके डायरेक्ट इफेक्ट जो है जो लोगों के ऊपर पड़ते हैं वो पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने के वजह से महंगाई होने की वजह से जो लोगों के पास पैसा आता है वो खर्च नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। जी, पेट्रोल और डीजल के कीमतों में जब इजाफा होता है उसका असर महंगाई, उसका दूसरा रूप महंगाई के रूप में भी देखने को मिलता है और ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि त्राही त्राही हो जाती है। और चूंकि इस वर्ष ज़्यादा हंगामा होगा, रुपयों के गिरने का, महंगाई के बढ़ने का, आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने का ये चुनावी वर्ष है, तो कुल मिलाकर एक तरफ भ्रष्टाचार होगा, एक तरफ सांप्रदायिकता होगी, तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं सरकार की अर्थनीति के इर्द गिर्द भी ये चुनाव लड़ा जाएगा। हम आपको अनाली जी और संतोष जी आपके पास भी आते हैं, एक झलक देख लेते हैं कि आज़ादी के वक्त में रुपए की क्या स्थिति थी और आज रुपए की क्या स्थिति है डॉलर के मुकाबले, डॉलर बनाम रुपया। हम एक नज़र डाल लेते हैं और फिर चर्चा को जारी रखेंगे। बराबर था 1 रुपया। 1966 में बढ़कर 7.5 रुपया हुआ। लगभग 1975 में $1 $8.40 के आसपास पहुंचा। 1984 में स्थिति बदली और $1 $12.36 पर आया। 1990 में $1 की कीमत 17.5 रुपये थी, $17.50। 1991 में $1 की कीमत थी $24.58। 1992 में $1 की कीमत $28.97 थी। 1995 में $1 की कीमत $34.96 थी। कीमतें, रुपया गिरता चला जा रहा था। 2000 में $1 की कीमत $46.78 हुई। 2001 में $1 की कीमत $47.93 हुई। 2002 में $1 की कीमत $48.98 हुई। रुपये किस तरह गिरता ही चला गया। 2003 में $1 थोड़ा सा संभला और $45.57 पर आया। 2004 में $1 $43.84 कुछ हद तक सुधरी। 2005 में $1 फिर से बढ़कर $1 की कीमत $46.11 हुई। 2007 में $1 की कीमत हुई $44.25। 2008 में सीधे $49.82 तक $1 की कीमत चली गई। 2009 में ज़्यादा दिन नहीं हुए 2009 को, लेकिन 2009 में $1 की कीमत $46.29 थी। 2010 में $1 की कीमत $45 हुई, कुछ संभला था। लेकिन 2011 में $1 $51.10 हो गया। 2012 में $1 $54.47 हुए। जी हाँ, $54.47 की कीमत। अगस्त 2013 में $1 की कीमत $63.45 हुई। वो भी आरपीआई ने कुछ हस्तक्षेप किया, वरना $64 से भी ऊपर चली गई थी।
एक डॉलर की कीमत लगभग 63 रुपये से ऊपर यानी 64 के आसपास हो गई है। ये स्थिति है। मोनाली जी, ये किसी दौर में 1947 जब हम स्वतंत्र हुए थे तो डॉलर और रुपया बराबर था। कहाँ चूक हुई? 64 गुना हम नीचे चले आए। अर्थव्यवस्था क्या 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 हुआ? ऐसा क्या हो गया? मेरे मानने में जो हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आज हम बहुत सारा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 70% हम जो एनर्जी है इंपोर्ट करते हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट कभी एनर्जी में बन नहीं पाए। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा रुपया खराब हुआ। गोल्ड इंपोर्ट करना इतनी कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं गोल्ड के। ये दो कारण है जिसकी वजह से रुपए पे दबाव बना रहा। ठीक है, तो गोल्ड इंपोर्ट करने पे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इतने सालों में एनर्जी सफिशिएंट नहीं बने, सेल्फ रिलायंट नहीं बने, इसकी वजह से और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल के दाम वर्ल्ड वॉर 1974 से अगर आज कंपेयर करें इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे रुपए के ऊपर आया है। तो जब तक हम एनर्जी सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तब तक ये करेंसी की वीकनिंग डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने एफडीआई के साथ, जैसे 1991 में मेन इंडियन इकोनॉमी ओपन की गई थी, हमने अब तक अपनी एनर्जी को है अब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन नहीं किया। जब तक ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया जाना चाहिए था, जैसा कि हम कह रहे हैं बार बार, क्रूड ऑयल के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें काम किया जाना चाहिए था। जहां पर खातिरख्वाह जिस तरह का काम होना चाहिए था शायद उस तरह से नहीं हुआ और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। संतोष जी, आप बहुत देर से खामोश बैठे हैं, आप बताएं कि अपने छात्रों को जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे में जब आप माजी बताते हैं, आप पास्ट की बातें करते हैं, तो बताते होंगे कि हमारा देश किस तरह से स्वतंत्रता हुआ और उस वक्त हमारे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी कहने को, और आज स्थिति ये आ गई है कि 64 गुना मार पड़ी है हमारे रुपए पर। तो नई पीढ़ी को हम किस तरह का भारत दे रहे हैं? देखो, if I will tell in short, जी, then it is India is a globalized country. जो भी फॉरेन कंट्रीज में इफेक्ट होगा, डिसीजन होगा क्रूड ऑयल पे, वो उसका सीधा असर इंडिया पर भी होगा। वी कैनॉट ट्राई, हम लोग फुल फोर्स में तो ट्राई कर रहे हैं पर उसका असर नहीं देखा गया है यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज एन ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज। whatever happens in foreign country, it will have direct impact on each and every countries. In China's economy, Japan's economy, say about Americans and UK, and even it will have some impact on Indian economy too. But we can try to control up to some extent, not fully. And future of the countries lies in the population's corporations and role will be crucial for the economic growth and development. और इसके सीधा संदर्भ में we have to even stop the corruption up to some extent, because it's we who is selecting the government, right? Government cannot, up to some extent, government cannot do everything because our economy is an open economy. It will have some impact on our country, but reasonable. India has got huge population or manpower resource. We can try our level best to come out of situation, and we have got full faith in our government and our economy system that tomorrow our country will be a better country and it will be fully well equipped. इस देश की खासियत है संतोष जी, ये बड़ा आशावादी देश है। हमेशा उसमें एक भावना रहती है, देश प्रेम की बात है। हमारे यहाँ जितने हाथ हैं उतने हाथों से काफी इस देश को सुधारा संभाला जा सकता है, लेकिन भावनाओं से देश नहीं चलते, कुछ निर्णय कठोर लेने पड़ते हैं। जैसा मोनाली जी, आपके पास आता हूँ, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, पॉवर्टी को लेकर जब आपने बात कही तो कहा कुछ कठोर निर्णय सरकार को लेने होंगे। क्या सरकार, किसी भी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार एक दौर में थी, कांग्रेस को बेदखल कर जब जनता पार्टी के शासन आया, उसके बाद में भी सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन चलाया, क्या किसी भी सरकार में वो इच्छा शक्ति है कि इस तरह के कठोर निर्णय ले सके? जनता का जिस तरह का दबाव होता है उस पर कि वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को खंगाल कर खड़ा कर सके अपने पैरों पर। सलमान जी, इसको अगर समझना है तो आपको इकोनॉमी कैसे चलती है थोड़ा उसको समझना पड़ेगा। जी बेशक, हमारे दर्शक चाहते भी हैं कि बहुत कुछ इसको समझना भी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या। उसकी समझ में तो वो रोज उसकी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले से लेकर अरबपति तक के जेब से जो पैसा जाता है वो मार्केट से चीजें खरीद कर उसके घर आ गई।
उसे उस रुपए के खर्च किस तरह से हो रहा है, उस रुपए की कीमत क्या है, उसे उसको मतलब नहीं होता। लेकिन अगर वो समझ जाए तो शायद उसके निर्णय लेने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को खरीदने में, चीज़ों को बेचने में शायद उसमें कुछ बदलाव आए। बिल्कुल। तो सलमान जी, जीडीपी जो हमारी पहले थी वो तकरीबन 3 से 4% के रेंज में चलती थी।